स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। रानी अबक्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह उल्लाल की पहली तुलु रानी थी और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध में शामिल थी। दूसरा कथन है, यह चौटा वंश से संबंधित थी जिन्होंने भारत में तटीय कर्नाटक तुलुनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी। रानी अबक्का उल्लाल की पहली तुलु रानी थी और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध में शामिल थी, अतः कथन एक सही है। यह चौटा वंश से संबंधित थी। इन्होंने भारत में तटीय कर्नाटक तुलुनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इस राजवंश की राजधानी पुट्टिगे थी। बंदरगाह शहर उल्लाल उनकी सहायक राजधानी थी, अतः कथन दो सही है। साथ ही उल्लाल को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसके कारण पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा करने के कई प्रयास किए, लेकिन रानी ने 4 दशकों से अधिक समय तक उनके हमलों को रोका। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। के केलप्पन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, के केलप्पन, इन्हें अक्सर केरल का गांधी कहा जाता है। नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे। दूसरा कथन है, इन्होंने अस्पृश्यता और जात आधारित भेदभाव के खिलाफ अथक संघर्ष किया। तीसरा कथन है, इन्होंने केरल में अनेक हरिजन छात्रावास और स्कूल भी स्थापित किए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, के केलप्पन, इन्हें अक्सर केरल का गांधी कहा जाता है। नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे, अतः कथन एक सही है। इन्होंने अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ अथक संघर्ष किया, अतः कथन दो सही है। इनका हरिजन छात्रावास और स्कूल स्थापित करने के संदर्भ में सीधा उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि इन्होंने हरिजनों और निचली जातियों के उत्थान के लिए काम किया, परंतु इस विशेष गतिविधि से उनका नाम सीधे नहीं जुड़ा है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिणी चीन सागर विवाद में शामिल नहीं है? विकल्प ए चीन, विकल्प 2 वियतनाम, विकल्प 3 इंडोनेशिया, विकल्प 4 मलेशिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3, विकल्प बी 1 2 4, विकल्प सी 2 3 4, या विकल्प डी 1 3 4। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 1 2 4। दक्षिणी चीन सागर विवाद में ब्रुनेई, चीन, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सहित संप्रभु राज्यों के बीच द्वीप तथा समुद्री दावे शामिल हैं। इन विवादों में द्वीपों और भित्तियों पर क्षेत्रीय दावों के साथ साथ मछली पकड़ने तथा प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण के अधिकार भी शामिल हैं। यद्यपि इंडोनेशिया दक्षिणी चीन सागर विवाद में दावों का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसने अपने क्षेत्र के जल को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DGCI ने फार्मा कंपनियों के लिए विश्व के किसी भी देश से अनुमोदन प्राप्त करने पर नई दवाओं हेतु क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। दूसरा कथन है, छूट के माध्यम से अनुमोदित दवाओं को किसी भी गंभीर दुष्प्रभाव की निगरानी के लिए अभी भी चरण 4 विपणन पश्चात निगरानी करनी होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DGCI ने फार्मा कंपनियों के लिए यह प्रावधान किया है कि यदि किसी दवा को विश्व के किसी भी देश में अनुमोदन मिल चुका है तो उस दवा के लिए भारत में क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, अतः कथन एक सही है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने दुर्लभ बीमारियों, जीन और सेलुलर थेरेपी महामारी की स्थिति तथा विशेष रक्षा उद्देश्यों से संबंधित नई दवाओं के लिए क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता को माफ कर दिया है। साथ ही इस छूट के तहत स्वीकृत दवाओं को अभी भी प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए पोस्ट मार्केटिंग निगरानी से गुजरना होगा, ताकि कड़े नियमों वाले अन्य देशों में पहले से स्वीकृत दुर्लभ बीमारियों के उपचारों तक जल्दी पहुंच सुनिश्चित हो सके, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी अवैध गतिविधियों से संबंधित धन शोधन से निपटना है।
दूसरा कथन है पीएमएलए की धारा 25 में एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जिसे न्याय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा कथन है पीएमएलए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेन देन का रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध आदान प्रदान की सूचना वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIU को देने का आदेश देता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी अवैध गतिविधियों से संबंधित धन शोधन से निपटना है, अतः कथन एक सही है। पीएमएलए की धारा 25 में एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जिसे न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति प्राप्त है, अतः कथन 2 सही है। पीएमएलए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेन देन का रिकॉर्ड रखने तथा वित्तीय खुफिया इकाई को संदिग्ध आदान प्रदान की रिपोर्ट करने का आदेश देता है, अतः कथन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसका प्रबंधन वर्तमान में अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा किया जाता है, के वर्ष 2030 तक बंद हो जाने की संभावना है। दूसरा कथन है सोवियत संघ के यूरी गागरिन वर्ष 1965 में ओडिसियस अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो वर्तमान में अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा प्रबंधित है, कि वर्ष 2030 तक बंद होने का अनुमान है। साथ ही ISS को 2030 तक बंद करने की संभावना पर चर्चा की गई है क्योंकि इसके बाद नई योजनाओं पर काम हो रहा है। नासा ने 2030 तक ISS को संचालन में बनाए रखने की योजना बनाई है, लेकिन इसे धीरे धीरे समाप्त करने की संभावना भी है, अतः कथन एक सही है। सोवियत संघ के यूरी गागरिन वर्ष 1961 में वोस्तोक एक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे, अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पूर्वोदय योजना का लक्ष्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक विकास करना है। दूसरा कथन है पूर्वी राज्यों में सामूहिक रूप से भारत के प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें देश का लगभग 80% लौह अयस्क और 100% कोकिंग कोल शामिल है। तीसरा कथन है वर्ष 2022-23 में इन राज्यों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17.26% का योगदान दिया क्योंकि वे आर्थिक और सामाजिक विकास के मामले में अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। पूर्वोदय योजना का लक्ष्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र में व्यापक विकास करना है, अतः कथन एक सही है। पूर्वोदय योजना जैसा कि 2024 के बजट में रेखांकित किया गया है, इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आर्थिक अवसरों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करके महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटना है। पूर्वी राज्यों में सामूहिक रूप से भारत के प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें देश का लगभग 80% लौह अयस्क और 100% कोकिंग कोल शामिल है, अतः कथन 2 सही है। साथ ही वर्ष 2022-23 में इन राज्यों ने भारत के सफल घरेलू उत्पाद में केवल 17.2% का योगदान दिया क्योंकि वे आर्थिक और सामाजिक विकास के मामले में अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है संप्रभु स्वर्ण बांड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नवंबर 2015 में भौतिक सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत को वित्तीय निवेश में लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है यह बॉन्ड केवल निवासी व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाने के लिए उपलब्ध हैं। तीसरा कथन है स्वर्ण बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष है जिसमें पहले 5 वर्षों के बाद निवेश से बाहर निकलने का विकल्प होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना नवंबर 2015 में भौतिक सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत को वित्तीय निवेश में लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, अतः कथन एक सही है। ये बॉन्ड निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। स्वर्ण बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष है जिसमें पहले 5 वर्षों के बाद निवेश से बाहर निकलने का विकल्प होता है, अतः कथन 3 सही है।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है जो भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है तथा उन्हें प्रोत्साहित करता है। दूसरा कथन है विज्ञान रत्न श्रेणी के पुरस्कारों के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष 25 व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है जो भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है तथा उन्हें प्रोत्साहित करता है, अतः कथन एक सही है। साथ ही आरवीपी पुरस्कारों की स्थापना गृह मंत्रालय और विज्ञान विभागों के प्रमुखों द्वारा वर्ष 2022 में इस निष्कर्ष पर किए जाने के बाद की गई थी। विज्ञान श्री श्रेणी के पुरस्कारों के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष 25 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन है HCES में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, गरीबी दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।